हेलो ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप सब? बढ़िया, मस्त, बहुत अच्छे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। आज हम लोग लेकर आए हैं इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर थर्ड। ठीक है, लेक्चर नंबर 1 मोस्ट इम्पॉर्टेंट, लेक्चर नंबर 2 और इम्पॉर्टेंट, लेक्चर नंबर 3 लेवल अप। हाँ, सारे लेक्चर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें काफ़ी कॉन्सेप्चुअल बातें की गई हैं। जिस किसी ने भी वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसकी लिंक दे दी है, वहाँ से आप लोग उस लेक्चर्स को देख सकते हैं। ठीक है, और जिसने वो लेक्चर्स देखे हैं वो इस लेक्चर को अटेंड करे, बढ़िया समझ में आएगा। आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ डिस्कस करने वाले हैं विच इज़ एक्चुअली अ हार्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर आप इलेक्ट्रिसिटी को देखें तो उस इलेक्ट्रिसिटी का दिल है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या है, कैसे ओम्स लॉ आया, ओम्स लॉ क्या कहता है, और ओम्स लॉ से कांस्टेंट निकल कर आता है जिसे हम कहते हैं रेसिस्टेंस डिस्कस करेंगे। रेसिस्टेंस क्या है, रेसिस्टेंस क्या चमत्कारी चीज़ है, ठीक है, वो हम डिस्कस करेंगे। रेसिस्टेंस किस किस चीज़ों पे डिपेंड करता है, रेसिस्टेंस के ऐसे कितने फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं रेसिस्टेंस को, वो हम देखेंगे। और फाइनली हम पहुंचेंगे एक इम्पॉर्टेंट टर्म पे जिसे हम कहते हैं रेसिस्टिविटी। रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी एक ही तो नो, रेसिस्टेंस कुछ और है और रेसिस्टिविटी कुछ और है। तो इन सारे कॉन्सेप्ट को गो थ्रू करेंगे। किसी को कन्फ्यूजन है, पढ़ा हुआ है, तो उसको भी इस पूरे लेक्चर में बढ़िया क्लियर समझ में आएगा, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो यस, माय नेम इज़ फुरकान खान, वेलकम टू माय चैनल एमबी क्लासेस। तो कॉपी पेन उठाएं और नोट लगाएं, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या है? सर जॉर्ज साइमन ओम, उन्होंने इस लॉ को पास किया था, उन्होंने उस लॉ को बनाया था कुछ एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस के साथ। ठीक है, अब मैं एक डाटा बना रहा हूं, उस डाटा से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, और ये डाटा मनगढ़ंत है, मेरा बनाया हुआ। ठीक है, वोल्ट और करंट, पोटेंशियल और करंट। ठीक है, सपोज तो पोटेंशियल, आपको पोटेंशियल जो था वो मिल रहा था 2, या इसको एक काम करते हैं 0.2 वोल्ट 0.1 एम्पियर करंट, 0.4 वोल्ट 0.2 एम्पियर, 0.6 0.3 एम्पियर, 0.8 वोल्ट 0.4 एम्पियर। तो कुछ ये डाटा इस तरीके का एक्सपेरिमेंट सर जॉर्ज साइमन ओम्स ने किया। सर जॉर्ज साइमन ओम ने किया, एक सर्किट बनाया है ना, एक सर्किट बनाया है ना। उस सर्किट में मान लो यहाँ पे बल्ब लगा दिया है ना, और इसी सर्किट के सीरीज में मैंने बताया था पिछली क्लास में एक एम मीटर लगाया, और इस सर्किट के पैरेलल एक वोल्ट मीटर लगाया, और उसको इन्होंने एक बैटरी से जोड़ दिया। बैटरी का ये एंड प्लस, ये छोटा वाला माइनस। तो जब देखा कि भाई जब मैं वोल्ट बढ़ा रहा हूँ, बैटरी का वोल्टेज बढ़ा रहा हूँ, बैटरी का वोल्टेज बदल के लगा रहा हूँ, तो इस सर्किट में करंट भी बदल के मिल रहा है। हाँ सर, पोटेंशियल बढ़ाएंगे तो करंट बढ़ जाएगा। कई बार हमारे घरों में भी हम ऑब्जर्व करते हैं, वोल्टेज कम आता है, वोल्टेज नहीं सर, पोटेंशियल डिफरेंस। हाँ, बहुत बढ़िया। पोटेंशियल जब कम आता है तो क्या होता है, तो ये होता है कि फैन स्लो हो जाते हैं, लाइट डिम हो जाती है। क्यों? करंट कम हो गया। बिल्कुल सर, ये चीज़ तो हमें देखने को मिलती है। तो इसी तरीके से उन्होंने ये रिकॉर्ड, इस तरीके का ऑब्जर्वेशन लिया। वो डाटा यही था, ऐसा ज़रूरी नहीं है, कुछ और डाटा होगा, लेकिन ऑब्जर्वेशन कुछ ऐसे ही मिला। तो वहाँ उन्होंने एक बात कंक्लूड करी कि जो वोल्टेज है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के। ये बात ध्यान रखना, मतलब वोल्टेज बढ़ा रहा हूं, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I के। का क्या मतलब है, जब मैं वोल्टेज बढ़ा रहा हूं तो करंट भी बढ़ रहा है।
करंट भी बढ़ रहा है। इसका ग्राफ देखना चाहेंगे आप लोग? हाँ सर, ग्राफ तो मज़ेदार होता है, बिल्कुल। ये V वर्सेस I का ग्राफ भी देख लीजिए, है ना। यहाँ पे मैं अगर कुछ पॉइंट प्लॉट करूँ, इसी पॉइंट को अगर मैं प्लॉट करूँ, 0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 दिख रहा है ना आपको? ज़्यादा नीचे तो नहीं हो गया? हाँ सर, बच गया है, ज़्यादा नीचे नहीं। और इस तरफ मैं अगर प्लॉट करूँ, है 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1, तो क्या देखा कि V जब 2 रखा तो I मिला 0.1, ये पॉइंट। जब V मैंने 0.4 रखा तो I मिला 0.2। जब V मैंने 0.6 रखा तो I मिला 0.3। जब V मैंने 8 रखा तो पॉइंट मिला 0.4। इसी तरीके से अगर मैं V 1 रखता तो I मिल जाता 0.5। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि इसका रिलेशन देखेंगे, एक लाइन बना रहा है A, B, C, D, E। इसका रिलेशन एक लीनियर ग्राफ बना रहा है। लीनियर ग्राफ का मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एक चीज बढ़ाने पे दूसरी भी बढ़ रही है, एक चीज कम करेंगे तो दूसरी भी कम हो जाएगी। रिलेशन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो वहां से इन्होंने ऑब्जर्व किया कि पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। और यहां जब इन्होंने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाया तो एक कांस्टेंट लगाना इनको जो सुटेबल लगा वो उन्होंने लगाया R। तो V इक्वल्स टू आई आर, यही है ओम्स लॉ। V इक्वल्स टू आई आर, यही है ओम्स लॉ। ठीक है। अब अगर इसी फॉर्मूले को मैं तोड़ू मरोड़ू कि V की नीचे अगर मैं I ले आऊं तो इसको कह रहे हैं R, और यही है हमारा रेसिस्टेंस। यही है हमारा रेसिस्टेंस। अब सुनते चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। V अपॉन I इज R इज रेसिस्टेंस। ठीक है। रेसिस्टेंस इस फॉर्मूले के हिसाब से आपको देख के क्या लगता है कि पोटेंशियल और करंट पे क्या रेसिस्टेंस डिपेंड कर रहा है? आपको दो बातें शायद दिमाग में आ रही होंगी इस फॉर्मूले को देख के कि सर अगर मैं V को कांस्टेंट रखूं, तो R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू I हो जाएगा। अगर मैं इस V को कांस्टेंट रख दूं तो R और I का रिलेशन उल्टा हो जाएगा। हाँ सर। और अगर मैं I को कांस्टेंट रख दूं, I नहीं 1 अपॉन I को अगर मैं कांस्टेंट रख दूं, 1 अपॉन I को अगर मैं कांस्टेंट रख दूं तो V के साथ R का रिलेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। मतलब अगर V कांस्टेंट है तो करंट बढ़ाने पे रेसिस्टेंस कम होगा, करंट कम करने पे रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा। उल्टा रिलेशन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जबकि 1 अपॉन I कांस्टेंट रखने पे R के साथ V का रिलेशन आ रहा है डायरेक्टली। V बढ़ाने पे रेसिस्टेंस भी बढ़ेगा, V कम करने पे रेसिस्टेंस भी कम होगा। इस फॉर्मूले को देख के हमें ऐसा लग रहा है, बट ऐसा होता नहीं है। ध्यान रखना, नोट डाल लेना, इंपॉर्टेंट। R इज इंडिपेंडेंट ऑफ V एंड I। ये बात अच्छे से अपने नोट्स में डाल लेना कि रेसिस्टेंस की वैल्यू पोटेंशियल और करंट पे डिपेंड नहीं करती। सर ऐसा क्यों हुआ? फॉर्मूले में तो हमें फील आ रही थी, फॉर्मूले में तो हमें लग रहा था ऐसा होगा। देखिए भाई, इस पहले डाटा को उठाइए। R इक्वल्स टू V अपॉन I होता है। V की वैल्यू रखिए 0.2, I की वैल्यू रखिए 0.1, तो क्या इसका आंसर 2 आएगा? हाँ सर आएगा। रेसिस्टेंस कितना आया? 2। ठीक। सेकंड वाले ऑब्जर्वेशन में इधर आइए, R की वैल्यू 0.4 रखिए, I की वैल्यू 0.2 रखिए, क्या ये भी 2 आएगा? हाँ सर ये भी तो 2 आ रहा है। थर्ड वाले से उठाइए, R की वैल्यू
V की वैल्यू 0.6, I की वैल्यू 0.3, देखिए 2 आएगा। अरे हाँ सर, R की वैल्यू 0.8, V की वैल्यू 0.4, रेसिस्टेंस नहीं बदल रहा। पोटेंशियल बढ़ा रहे हो, करंट भी बढ़ रहा है, लेकिन क्या रेसिस्टेंस बदल रहा है? नहीं। इसलिए रेसिस्टेंस कांस्टेंट है ना बेटा। रेसिस्टेंस को क्या कहा जा रहा है? ये कांस्टेंट है। इट डज नॉट डिपेंड ऑन V एंड I। चलिए सर, इतनी बात हमारे समझ में आई। ठीक, तो रेसिस्टेंस की यूनिट क्या होती है ना? रेसिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? SI यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस। SI यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस। SI यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस होती है ओम। अरे वाह, हाँ भाई, उन्होंने मेहनत करी है, आपने नाम पे रख दिया और ओम का सिंबल दिया। ये सर, ये कैसा सिंबल है? हाँ भाई, ऐसा स्पीड ब्रेकर जैसा, ठीक है, ऐसा सिंबल, इसको हम कहेंगे ओम। रेसिस्टेंस की यूनिट होगी ओम, ठीक है। और रेसिस्टेंस एक तरीके का अपोजिशन होता है। मतलब जब किसी सर्किट में इलेक्ट्रॉन दौड़ता है, तो उस इलेक्ट्रॉन को रोकता है कौन? रेसिस्टेंस। उस करंट को आगे नहीं बढ़ने देता, उस इलेक्ट्रॉन को आगे नहीं जाने देता। लेकिन हम पीछे से एक बैटरी दे रहे हैं, हम तो कह रहे हैं नहीं आप दौड़िए, तो उस पोटेंशियल की वजह से वो इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ जाता है, लेकिन रेसिस्टेंस उसमें कुछ लॉस करवा देता है। रेसिस्टेंस यही है। जिस तरीके से पानी की पाइपलाइन में जब पानी डालोगे, तिल्ट तो है, वो पानी दौड़ेगा, लेकिन पानी आपके सरफेस से चिपकता हुआ जाएगा, तो सरफेस उस पर एक फ्रिक्शन देगा, वो फ्रिक्शन उस पानी को रोकेगा। लेकिन क्या रोक पाएगा? नहीं रोक पाएगा, क्योंकि हाइट ही आपने इतनी दे दी है कि वो फ्रिक्शन को तोड़ के चला जाएगा। इसी तरीके से नीचे जो बैटरी लगती है, वो बैटरी आपके सर्किट को इतना पोटेंशियल दे देती है कि वो इलेक्ट्रॉन को रोक नहीं पाता रेसिस्टेंस, लेकिन कुछ लॉस तो करा देगा। जितना इलेक्ट्रॉन तेजी में जाना चाहिए था, उतना तेजी से जा पाएगा, थोड़ा तो लॉस करा देगा। यही है रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस जो है वो करंट को कम करने की कोशिश करता है। जितना ज्यादा रेसिस्टेंस होगा, करंट उतना कम फ्लो करने देगा वो। अभी तो आपने कहा कि करंट पे रेसिस्टेंस डिपेंड नहीं करता, बिल्कुल सही, लेकिन रेसिस्टेंस पे करंट डिपेंड करता है। सुनो सुनो सुनो, करंट और पोटेंशियल से कोई लेना देना नहीं रेसिस्टेंस को, लेकिन रेसिस्टेंस से बहुत कुछ लेना देना है पोटेंशियल और करंट को। लिख लो भाई, हिंदी, उर्दू, अरबी, संस्कृत, फारसी, मद्रासी, गुजराती, बंगाली, जिसमें लिखना है लिख लो कि रेसिस्टेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ पोटेंशियल एंड करंट, बट करंट और पोटेंशियल रेसिस्टेंस बढ़ाने पे घटाने पे इफेक्ट होते हैं। ठीक है भाई, लिख लीजिएगा आप लोग। चलिए तो इतना नोट कर लीजिए। रेसिस्टेंस की यूनिट होती है ओम्स, और रेसिस्टेंस के लिए एक डिवाइस है जो नापता नहीं है, लेकिन एक डिवाइस है जो रेसिस्टेंस देता है, उसको हम लोग कहते हैं रेसिस्टर। रेसिस्टर क्या है? रेसिस्टर हैविंग रेसिस्टेंस। इंसान के अंदर इंसानियत होती है ना, इंसान के अंदर इंसानियत होती है। हमने पहले इंसानियत समझ ली क्या होती है, अब हम कह रहे हैं इंसान कौन होता है? जिसके अंदर इंसानियत हो, है ना। तो इसी तरीके से हमने समझ लिया रेसिस्टेंस क्या होता है, हाँ समझ लिया। अब रेसिस्टेंस किस में होगा? रेसिस्टर में। ठीक है भाई, बिल्कुल सर, समझ गए हैं, बहुत बढ़िया समझ गए हैं। ठीक है, पॉज करके नोट कर लें, पॉज करके नोट कर लें। तो ओम्स लॉ भी समझ गए सर हम, और हम समझ गए रेसिस्टेंस भी और रेसिस्टर भी, यूनिट भी समझ गए। अब एक बड़ा सवाल, कि रेसिस्टेंस अगर V और I पे डिपेंड नहीं करता है, तो रेसिस्टेंस फिर किस पे डिपेंड करता है? रेसिस्टेंस के ऐसे कौन से फैक्टर्स होंगे जिस पे रेसिस्टर डिपेंड करता होगा, कि जिनको बदल के हम रेसिस्टेंस भी बदल पाए? हाँ भाई बिल्कुल,
तो उसी को हम लोग कहते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग रेसिस्टेंस। ठीक, ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो रेसिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं? तो पहला फैक्टर लिखिए लेंथ ऑफ कंडक्टिंग वायर। पहला लिखिए लेंथ ऑफ कंडक्टिंग वायर, जिसे हम लोग कह रहे हैं L। ठीक, रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कंडक्टिंग वायर। मतलब यहां पे समझिए, एक वायर है ये आपका और एक वायर है ये आपका। ठीक, इन दोनों का ये वाला एरिया बराबर है। इस एरिया को समझते हो? इस एरिया को क्या कहते हैं? इस एरिया को कहते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया। लेकिन यहाँ पे लेंथ देखिए, इसकी लेंथ L1 और इसकी लेंथ L2, इसकी लेंथ L2। तो लेंथ बदल गई। तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा रेसिस्टेंस इस केस में अगर मैं R1 बोलूं और इसके केस में रेसिस्टेंस R2 बोलूं, तो L1 बड़ा है L2 से, सॉरी L2 बड़ा है L1 से। भाई लेंथ सेकंड वाली बड़ी है ना लेंथ 1 से, तो उसका मतलब इसका रेसिस्टेंस भी ज्यादा होगा इसके रेसिस्टेंस से। इफ, भाई सुन लीजिए, इफ they are of same material, एक ही मटेरियल से बने हुए हों, एंड क्रॉस सेक्शन, और एक ही क्रॉस सेक्शन के हो, मतलब वायर मोटा पतला ना हो। अगर सेम वायर की मोटाई है, आपने 1.5 mm का वायर लिया है और एक वायर छोटा और एक वायर बड़ा है, तो रेसिस्टेंस किसमें ज़्यादा होगी? जिसकी लेंथ ज़्यादा होगी। ठीक है, इसका मतलब रेसिस्टेंस लंबे वायर में ज़्यादा होगा तो वहाँ पे ज़्यादा करंट भी लॉस होगा। तो हमारे घरों में अगर कोई आए और कहे कि हमें सर्किट बनाना है, हमें फैन और इन सब में वायरिंग करनी है, तो लंबे वायर की जगह छोटे वायर ज़्यादा अच्छे रहेंगे। बिल्कुल सही। आपके घरों में अगर सर्किट बनाया जाता है और लंबे लंबे वायर का यूज़ किया जा रहा है कि अरे घर के इस पंखे से वो आप चौथी मंजिल वाला पंखा कनेक्ट कर दो, एक लंबा वायर ले जाके, बड़ा लॉस होगा आपका, बड़ा नुकसान होगा। तो जो मेन सर्किट बोर्ड होता है वहाँ से जितनी कम लंबाई हो आपके वायरों की उतना बेटर है, क्योंकि रेसिस्टेंस कम होगी और करंट भी वहाँ पे कम होगा। ठीक है सर, कुछ बातें समझ में आई। दूसरी बात, रेसिस्टेंस डिपेंड करता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे भी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे भी, जिसे हम लोग कहते हैं ए। ठीक है, इसका क्या मतलब है? रेसिस्टेंस जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के। सर क्या मतलब? समझिए, एक वायर मैंने ये लिया, एक वायर मैंने ये लिया और एक वायर मैंने ये लिया। अब की बार मैंने दोनों की लेंथ सेम रखी है, लेकिन आप देखेंगे इसका क्रॉस सेक्शन एरिया अगर मैं A1 बोलूँ और इसका A2 बोलूँ, तो यहाँ आपको साफ दिख रहा है कि A1 बड़ा है A2 से। और अगर मान लीजिए यहाँ पे रेसिस्टेंस R2 है, यहाँ पे रेसिस्टेंस R1, तो यहाँ पे R2 बड़ा हो जाएगा R1 से, है ना? या ऐसा समझिए A1 बड़ा है A2 से, तो R1 छोटा होगा R2 से। इसका रिलेशन उल्टा है, लेंथ बढ़ाने पे रेसिस्टेंस बढ़ जाती है, एरिया बढ़ाने पे रेसिस्टेंस कम हो जाता है। एरिया बढ़ाओ रेसिस्टेंस कम पाओ, रेसिस्टेंस कम पाओ, है ना? लेकिन फॉर इफ दे आर ऑफ सेम मटेरियल and
इक्वल लेंथ, अगर इक्वल लेंथ लेके सेम मटेरियल लेके आप स्टडी कर रहे हो तो अब पता चले तुमने लेंथ भी बढ़ा दी, एरिया भी कम कर दी, तो भाई ये बातें गड़बड़ा जाएंगी ना भाई, क्योंकि आप दोनों प्रॉपर्टीज एक साथ पढ़ने की कोशिश कर रहे हो। एक हाथ से मैथ्स लिख रहे हो, दूसरे से हिंदी, ना मैथ्स लिख पाओगे ना हिंदी, तो इसलिए या तो मैथ्स लिख लो या तो हिंदी। सर अभी तो हम साइंस पढ़ रहे हैं, बिल्कुल सही, ठीक है। तो लेंथ ऑफ वायर से और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करता है, ठीक है। ये दोनों बातें आपको बहुत अच्छे से लिखनी है और समझनी है और आपको अपने एग्जाम में भी लिखना है। तीसरी बात थोड़ी सी उलझी हुई है, टेम्परेचर, टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर को मैं लिख नहीं रहा हूं, आप लोग कितना लिखेंगे, आप लोग इतना लिखेंगे कि resistance also depends on temperature। आप अपने एग्जाम में इतना लिखकर आएंगे बस। क्यों सर, क्यों? रेजिस्टेंस बढ़ाने पे, टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस बढ़ेगा या टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस कम होगा या कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसा कुछ लिखाई? अरे नहीं, बड़ी उलझी हुई कहानी है इसकी। कुछ मटेरियल के लिए टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, कुछ मटेरियलों के लिए, लेकिन कुछ मटेरियल ऐसे भी हैं जिनका टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस कम हो जाती है, और कुछ ऐसे भी हैं जिनका टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस पे कोई फर्क भी नहीं पड़ता। तो अगर आपको ऐसा कुछ पॉइंट लिखना चाहें तो तीनों बातें बताइएगा, वरना सिर्फ इतना बता दीजिए कि हाँ टेम्परेचर की वजह से रेजिस्टेंस पे असर होता है। अब वो कैसा होता है अभी आपको नहीं करना, अभी मतलब 12th में करेंगे। 12th में क्या पढ़ेंगे, फिर सब कुछ अभी पढ़ लेंगे तो 12th में करेंगे उसे, ठीक है। तो अभी आपको सिर्फ इतना लिखना है। तो ये तीनों बातों पे आपका रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये है फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। पॉज करें, नोट करें, पॉज करके नोट कर लें। हाँ सर, हो गया, ठीक है भाई। अब अगर मैं इन्हीं तीनों बातों को मैं कंबाइन कर दूं, अगर तीनों नहीं दोनों, है ना, मतलब बड़े मतलब ही हो। जरा देखो, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, इक्वेशन 1। रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया। अगर मैं इन्हीं दोनों स्टेटमेंट को कंबाइन करूं बाय कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो क्या मैं ये लिख सकता हूं कि रेजिस्टेंस इज L अपॉन ए, प्रोपोर्शनलिटी टू L अपॉन ए। लेंथ से अभी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एरिया से अभी भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। हाँ सर, लिख सकते हैं। यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे, सुनिए, तो हम कांस्टेंट लगाएंगे रो। तो रो ना तो वैसे ही आ रहा है। अरे तो रो इसका नाम है भैया, जैसे तुम्हारा नाम है चिंटू, सर आई एम नॉट चिंटू, माय नेम इज मिंटू। हाँ, मिंटू चिंटू एक ही बात है, ठीक। हाँ सर, एक ही बात नहीं है। मिंटू मेरा दोस्त है, चिंटू मैं हूँ। अरे मैं मिंटू हूँ, वो चिंटू है। अगर L अपॉन ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाया तो कांस्टेंट लगाया रो, रेसिस्टिविटी L अपॉन ए, है ना। ये जो रो है इसी को हम कहते हैं बेटा रेसिस्टिविटी। तो रेसिस्टिविटी क्या होती है? रेसिस्टिविटी होती है, लिख लो, रेसिस्टिविटी होती है, ए ऊपर पहुंचाएंगे आर ए अपॉन एल, ये है रेसिस्टिविटी। और रेसिस्टिविटी किस पे डिपेंड करती है सारा? क्या ये रेसिस्टेंस पे डिपेंड करती है? क्या ये एरिया पे डिपेंड करती है? क्या ये लेंथ पे डिपेंड करती है? लिखो नोट करके, रेसिस्टिविटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। रेसिस्टिविटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ओनली। मतलब रेसिस्टिविटी को इनमें से किसी से कोई लेना देना नहीं है। रेसिस्टिविटी को सिर्फ मटेरियल से लेना देना है, सिर्फ और सिर्फ मटेरियल से लेना देना है। बात समझ में आई?
एक मटेरियल की रेसिस्टिविटी फिक्स, लेंथ कितना भी बड़ा हो, एरिया कितना भी कैसे भी हो, कोई लेना देना नहीं उसे सिर्फ और सिर्फ मटेरियल से लेना देना है। कॉपर की रेसिस्टिविटी फिक्स, एल्यूमिनियम की रेसिस्टिविटी फिक्स, ठीक है। तो मैं कोशिश कर रहा हूं ये आपको दिखाने की। देखिए टेबल आपकी बुक में बना हुआ है रेसिस्टिविटी का चार्ट, देखिए दिख रहा है आपको? हाँ सर, पिछली बार दिखाया था, इस बार भी दिखा रहे हैं, ये देखिए दिख रहा है टेबल, हाँ ठीक है। तो ये है रेसिस्टिविटी का चार्ट, इसको आप नोट भी कर सकते हैं, कुछ याद रख लीजिएगा एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है। तो यहाँ पे लेक्चर होता है समाप्त। अगले लेक्चर में हम लोग कुछ आगे की बातें करेंगे, तब तक आप लोग पुराना पढ़ाई करते रहिए, रिवीजन करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।